प्रणाम, नमस्कार। मैं सविता हूँ और आज हमारे साथ हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अवनींद्र नाथ ठाकुर। समस्या जो है वो प्रवासी मजदूरों के लगातार उनकी गिरती अवस्था के बारे में है। आज की जो कुछ हृदयद्रावक तस्वीरें रही हैं, जो ट्रेन पर वो रोटी, ट्रेन की पटरी पर जो कुछ रोटी के टुकड़े जो दिखाई पड़ रहे हैं, आसान नहीं है इन तस्वीरों के साथ रूबरू होना। इसके बारे में कोई टिप्पणी करना भी जो है वो भारी पड़ रहा है। जब हमारे लिए टिप्पणी करना भारी पड़ रहा है, जब हमारे लिए वो तस्वीरें देखना भारी पड़ रहा है, तो जो इन चीजों से गुजर रहे हैं, आखिरकार उनका क्या होगा, वो कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ, ये पूरी जो परिदृश्य है वो कहाँ, किस तरफ जा रही है, इन सब विषयों पर हम जो हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर है उनसे बात करेंगे। और साथ ही आज एक छोटी सी खबर आई है, हमारे लिए छोटी हो सकती है क्योंकि हमारे लिए सिर्फ वो एक खबर है। पार्ले की एक जो बिस्किट की मेरे ख्याल से फैक्ट्री थी, वो बिहार में बंद होने के कगार पे है। सवाल यहाँ दो स्तरों पर है। जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो मजदूर लौट रहे हैं, सोते हुए पटरी के नीचे कट जा रहे हैं, गांव जा करके भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, ये तो सवाल हैं ही। साथ में सवाल यह भी है कि जो छोटे दर्जे के, जो छोटे पूंजी के जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनकी फैक्ट्रीज है या जो इंडस्ट्रीज, जो छोटे उद्योग है, जिनको हम छोटे उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं, आखिरकार वो कितने स्वच्छंद या मजबूर हैं। हम अपने अर्थशास्त्री प्रोफेसर से इन बातों की भी चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि आगे क्या की जो उनकी दिशा दशा है वो इस विषय पर क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, प्रोफेसर ठाकुर। धन्यवाद। अपना संक्षिप्त परिचय दें और फिर हम लोग विषय के बारे में जो है बातें करेंगे। आपकी विशेषज्ञता पर बताएं। जी, मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में, जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जो इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी के मैटर को डील करता है। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। मेनली मेरा स्पेशलाइजेशन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और लेबर इकोनॉमिक्स है। जी, इसी क्षेत्र में मैं काम भी कर रहा हूँ और फील्ड से जुड़ा रहता हूँ। जी, कुछ जो अभी जो तस्वीरें आ रही हैं और जो पूरा परिदृश्य चल रहा है, इस विषय में आपका क्या मतलब, आप किस तरीके से ये जो जिस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जब एक पैंडेमिक का माहौल तो है, कोरोना की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन जो है, खास करके जिस एक क्षेत्र विशेष से हम भी और आप भी आते हैं, वहां पर इसका विशेष प्रभाव देखने में आ रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो बहुत वर्षों से सपना था, दशकों से सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे घर और गांव जो है, जो हमारे इलाकों को छोड़ करके गए हैं, वो वापस आएंगे, कभी ना कभी उनका जो वापसी होगी उनकी। आज जब उनकी वापसी हो रही है और जिस किस्म की तस्वीरें सामने आ रही है, इस परिदृश्य के बारे में आप मतलब इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत छोटी घटना हो सकती है, न्यूज के लिए 10 लोगों की जान गई, लेकिन बेसिकली इसका इम्प्लीकेशंस बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक इकोनॉमी के स्टेट को दर्शाता है, ये भारत की अवस्था को दर्शाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत गहरे तरीके से सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज क्यों ऐसी बात है कि अगर छोटा सा भी संकट हमारे सामने आता है तो लाखों की संख्या में नौकरी चली जा रही है, लोग पैदल वापस जाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, रास्ते में खत्म हो जा रहे हैं, वो बिल्कुल सड़क पे आ जा रहे हैं। आखिर क्या व्यवस्था है? आखिर 70 साल की आजादी के बाद, 70 साल से ज्यादा आजादी के बाद भी आज ऐसी स्थिति क्यों है? तो ये डेफिनेटली ये जानने की जरूरत है। ये आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इन चीजों पर ध्यान देना, आखिर ऐसी अवस्था क्यों है। क्योंकि जहां तक माइग्रेशन की बात है, और ज्यादातर इकोनॉमिक थ्योरीज वो कहेंगे कि माइग्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक बेहतर नौकरी की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि ज्यादातर माइग्रेशन गांव से होता है, एग्रीकल्चर से होता है, इंडस्ट्री में होता है, तो ग्रेजुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जॉब की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगा, जीवन स्तर भी बेहतर होगा, क्योंकि गांव से शहर की ओर का मूवमेंट होता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि आप पिछले 30-40 सालों का डेवलपमेंट देखेंगे, खासकर लास्ट के 20 सालों में, तो आप देखेंगे कि माइग्रेशन तो डेफिनेटली बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि गांव से लोग ठेले जा रहे हैं, बाहर किए जा रहे हैं, क्योंकि गांव में अब स्कोप नहीं बचा है, एग्रीकल्चर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों को रख सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कहीं भी, सिर्फ भारत नहीं, कहीं भी किसी भी जगह पे उद्योग के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो लोगों को ला सके, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस हमारा लार्ज इंडस्ट्रीज है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, और बड़ी इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी होती है वो रिलेटिवली कम होती है।
इसका परिणाम ये हुआ है कि विगत वर्षों में जो माइग्रेशन हो रहा है वो ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, डेली वेजेस की मजदूरी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं और उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो अभी रिसेंट जो असेसमेंट हुआ है उसमें ये बता रहा है कि 90% हमारा वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है और जो माइग्रेंट लेबर है वो टोटली इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत कम ही लोग जो इवन एजुकेटेड जो लोग हैं उन लोगों को भी बहुत, अगर वो फॉर्मल सेक्टर में है वो भी इनफॉर्मल वेजेस पे काम कर रहे हैं, डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्चुअल पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हो क्या रहा है कि जब भी इस तरह की संकट हो रही है, क्योंकि वो इमीडिएटली सिस्टम से बाहर हो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ना तो सोशल सिक्योरिटी है, ना इतनी सेविंग्स है, ना इतना लॉन्ग टर्म सेविंग्स है कि वो सस्टेन कर सकें। और आज पूरा परिणाम ये है कि हमारा जो मॉडल है डेवलपमेंट का वो मेट्रोपॉलिटन सेंट्रिक मॉडल है और बिग इंडस्ट्री सेंट्रिक मॉडल है जी। और हमारे कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग की हालत बहुत अच्छी नहीं है जी। तो मैं उसको मैं कहूंगा कि वो रूट जड़ है इन सब चीजों का। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि क्या इतने सालों में हम लोग आज़ादी के बाद ठीक अगर बात करें तो जो प्लानिंग जो हमारी फर्स्ट प्लान जो हमारा प्रथम जो 5 ईयर प्लान है उसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पर ही एम्फेसिस है और मेरे ख्याल से वो एक बेहतरीन मॉडल हो सकता था जहाँ पे भारत जैसे देश के लिए। क्या बाद की जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो नीति नियामक जो आपके तत्व हैं जो राज्य को ये गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से चलें या जो मतलब एक नीति जो है वो डेफिनेटली कहाँ एस्केलेट कर रही है जिसकी वजह से आप छोटे कुटीर उद्योगों को, कृषि की समस्याओं को, इनफॉर्मल सेक्टर के लेबर को आप एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये कोविड नहीं होता तो क्या ये सोचने के लिए या बैठने के लिए मेरे ख्याल से हम लोग बात भी नहीं कर रहे होते। ये जैसे चल रहा था वैसे ही चलता होता। हम लोग कंफर्टेबली जो है वो इस मॉडल को क्या ये मॉडल आज क्वेश्चनेबल है जो डेवलपमेंट का मॉडल आपने सही कहा, क्या इस पे कितना प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है और ये मतलब कहाँ जा रहा है, इस विषय में कुछ कहना चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पहली योजना में कृषि पर भी ध्यान दिया गया था और खास करके दूसरे योजना तो बिल्कुल डिफरेंट था, महानविश योजना कहते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज की बात थी, लेकिन 70 और 80 के दशक में रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पर काफी ध्यान दिया गया था और उसके कई सार्थक परिणाम भी सामने आए थे जिसमें माइग्रेशन भी कम हुआ था, लोगों का जनरल इनकम भी बढ़े थे और बहुत सारी जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर से परे कई सारी एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन हुए थे। तो चीजें कई सारे, पॉवर्टी का रिडक्शन, गरीबी का रिडक्शन आप देखेंगे रेट वो सबसे ज्यादा 1983 से 1993 था, वो सारे आंकड़े कहते हैं। प्रॉब्लम अगर आप थोड़ा करीबी से प्रॉब्लम देखें तो जो नव उदारवाद की नीति हम लोगों ने अपनाया है, ये नीति ने सरकार का फोकस गांव से शहर की ओर और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की ओर किया है। इसमें भी बुराई नहीं होती अगर उस इंडस्ट्रीज को एक अलग तरीके से देखा जाता, क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडिया जैसे जगह में जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 50 करोड़ से ऊपर लोग काम करने के लिए तैयार हैं, उस जगह पे ऐसे उद्योग की जरूरत है जो अधिक से अधिक लोगों को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन हमारा फोकस पूरी तरह से लार्ज स्केल को लेके हो गया, लार्ज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को हो गया। और अगर आप आंकड़े के टर्म में बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एक टर्म होता है कि जितने आउटपुट के हिसाब से आप एम्प्लॉयमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं वो लगातार घटता जा रहा है और ये 91 के बाद ज्यादा रफ्तार में है। और 91 के बाद कुछ चीजें बहुत स्ट्राइकिंग है, जैसे एग्रीकल्चर में एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो कम हो रहा है। ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, मैं जीडीपी के परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, वो लगातार कम होता जा रहा है। और लगातार ये भी न्यूज आ रही है एग्रेरियन डिस्ट्रेस की, जो कृषि में क्राइसिस आ रही है। फार्मर सुसाइड 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। तो कई सारे इंडिकेटर्स जो है आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब है, पहली। दूसरी, गांव में एग्रीकल्चर के अलावा जो भी धंधे हैं उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तीसरी, जो वेज एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में उसकी भी संख्या बहुत कम हुई है। और स्वरोजगार जो पहले सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं दी जाती थी उसकी भी संख्या कम हुई है। तो पूरे के पूरा जो गांव है वो लोगों को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और जो जब शहर की बात करेंगे तो जो इंडस्ट्रीज हो रहा है उसके ऊपर चूंकि फोकस हो रहा है टोटली, क्योंकि अभी अब देखिएगा अगर जितने भी इनइक्वालिटी के डेटा आए हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट रेट बहुत बड़ा है, कुछ बिलियनर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो अब उनके प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं। आंकड़े हैं आपके पास क्या इस संबंध में?
मेरे ख्याल से आंकड़े हैं एग्जैक्ट, तो जैसे लगभग 1% लोग 72% एसेट को कंट्रोल कर रहे हैं, और इस तरह के जो कई सारे कंट्रीज हैं जिनका प्रॉफिट शेयर इतना है जितना कि आधी आबादी की टोटल इनकम नहीं है। जी जी। तो इस तरह से क्या हुआ है कि पिछले 20 सालों में कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा हुआ है, कुछ ही हाथों में कैपिटल हो गया। दूसरा जो फॉरेन बेस्ड मॉडल हम लोग का है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, उसकी भी एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी बहुत कम है। तो हो क्या रहा है कि हम लोग पूरी तरह से एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं जो लेबर के अलावा कैपिटल सेंट्रिक होता जा रहा है। इसमें कैपिटल ज्यादा लग रहे हैं और लेबर कम हो रहे हैं, और जो मूवमेंट है वो लगातार लेबर डिस्प्लेसमेंट की तरफ चल रहा है जी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये पिछले 20 सालों में इस तरह के जो लेबर डिस्प्लेसमेंट टेक्नोलॉजीज है इसका यूज काफी बढ़ा है, और मुझे लगता है कि सरकार का जो विड्रॉवल है, नव उदारवाद में सरकार के रोल को पसंद नहीं किया जाता है, सरकार के एक्टिव रोल इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसको पसंद नहीं किया जाता है, बड़े कैपिटल उसको पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं एक जो विड्रॉवल सरकार का हुआ है उसमें बड़े कैपिटल को बहुत फायदा होता है, और ये पूरा जो इम्बैलेंस है मुझे लगता है उसको लेकर ही चीजें हो रही है, लगातार हो रही है। जी जी। मैं प्रोफेसर आशीष नंदी का एक जो उनका एक कथन है वो याद अभी कर रही हूँ कि 70 और 80 के दशक में गरीबी एक मुद्दा भी हुआ करता था, पर आज वो पूरी ही पॉलिसी डिस्कोर्स से गरीबी जो है और गरीब मेरे ख्याल से वो वाइप आउट किए जा चुके हैं, वो हटाए जा चुके हैं। इस संदर्भ में मनरेगा को आप कैसे देखते हैं, कितना इफेक्टिव एक टूल की तरफ देखते हैं कि जो ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने का या गरीबों को एड्रेस करने का एक नीति के तौर पे जो है आया था, और मेरे ख्याल से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसको जारी रखा है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसका वर्च्यू देखा। आप इसको कितना इफेक्टिव टूल मानते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एक चीज में थोड़ा सा इसके पीछे जाता हूं मैं। 2006 में जब मनरेगा आया था उसके पहले 98 से 2004 तक का जो समय है वो एग्रेरियन डिस्ट्रेस का समय है, कृषि की हालत बहुत खराब थी, और यही वो समय था जब पहली बार बड़े पैमाने पर फार्मर सुसाइड हुए थे। तो मुझे लगता है कि अचानक से वेज रेट भी काफी कम हो गया था, जो वो ट्रेंड आप देखेंगे जब वेज रेट का, रूरल वेज रेट का, वो अचानक से बहुत कम हो गया था। तो उस समय में, और एम्प्लॉयमेंट भी काफी कम था रूरल एरिया में। 2006 में जब इसकी शुरुआत हुई मनरेगा की, पहले पायलट बेसिस पे और उसके बाद उसे सारे जगह पर लागू किया, अचानक से कई चीजें बहुत पॉजिटिवली इमर्ज करके आई। पहली चीज ये थी कि चूंकि मिनिमम वेज देना था मनरेगा में, तो पूरे गांव के लेवल में वेज रेट बढ़ गया। एवरेज वेज रेट जो एग्रीकल्चर या बाकी सारे जगह पर था गांव में, वो बढ़ गया। दूसरी बात ये थी, जो एग्रीकल्चर की लगातार जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो गई थी, जो लोग हटाए गए थे एग्रीकल्चर से वेज एम्प्लॉयमेंट में, उन लोगों को नौकरी मिलने लगी, उन लोगों को काम मिलने लगा, वेज एम्प्लॉयमेंट वहां पर। तो एक डिमांड भी जनरेट हुआ था, क्योंकि 2006 के बाद लोगों के पास पैसे आए थे, तो डिमांड भी जनरेट हुआ था। और माइग्रेशन के रेट में भी, हालांकि माइग्रेशन का रेट बढ़ा था, लेकिन उसके बढ़ने की गति थोड़ी धीमी हुई थी। क्योंकि मैं कहूंगा कि माइग्रेशन अभी तक मनरेगा को पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं, पूरी तरह से मनरेगा नहीं लागू हुआ है। अभी भी 100 वर्किंग डेज हम लोग नहीं दे पा रहे हैं किसी भी स्टेट में नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत क्लियर था कि जिस स्टेट में जितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ मनरेगा, उतने ज्यादा कंट्रोल हुए थे माइग्रेशन के बढ़ने के रेट को। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मनरेगा का, मेरा परसेप्शन ये है कि जो 2007-8 का जो क्राइसिस हमारे देश में हुआ, पूरे विश्व में हुआ था और हमारे देश में उसका पार्ट था, भारत बहुत आसानी से उससे निकल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड, रूरल डिमांड में बहुत कमी नहीं आई थी। और उसका एक रीजन मनरेगा भी था, क्योंकि लोगों के पास, क्योंकि मोबाइल के कई सारी इंडस्ट्रीज उसमें फ्लोरिश किए थे, और ज्यादातर सेलिंग्स जो थे उसके वो रूरल एरिया में हुए थे। कई टेलीविजन, नए टेलीविजन या कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स के डिमांड में बढ़ोतरी हुई थी, वो गांव से आ रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि मनरेगा का एक तो, चूंकि एग्रीकल्चर की कैपेसिटी कम हो रही है एब्जॉर्ब करने की, मैकेनाइजेशन वहां भी हो रहा है, और फैक्ट्री सेक्टर भी एडिक्वेटली एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है, तो ये पूरे लोग बड़ी संख्या में ऑलमोस्ट जॉबलेस होते, जो कि मनरेगा में एम्प्लॉयड हो गए। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन रोल अभी और भी होता अगर उसको हम लोग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते 100 डेज, या उसको और भी बढ़ा पाते। खास करके जब हम नॉर्थ बिहार की जो भी हालात है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी के परिदृश्य में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वैसे भी हम लोग
बीमारू स्टेट से जो है कि जो एक टैग से जो है वो जूझ रहे थे, और अभी खास करके कोविड सिचुएशंस में जो जो परिस्थितियां हैं उसमें जो नॉर्थ बिहार का परिदृश्य बन रहा है, वहां पे मनरेगा मतलब कितना परिवर्तन ला पाया, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, बिहार में अगर आप कहिएगा मनरेगा एक साइड जॉब की तरह से हुआ है, क्योंकि जो डेटा आप अगर आप देखिएगा पिछले 10 सालों का, 12 सालों का, तो बिहार का परफॉर्मेंस बाकी राज्य की तुलना में काफी कम रहा है मनरेगा में। इनफैक्ट 20 से 30 वर्किंग डेज ही अवेलेबल करा पाए हैं बिहार में ऑन एन एवरेज, और यदि आप गांव में सर्वे में करेंगे तो कई सारे गांव में 20-25 दिन ही हो पाया है। तो मुझे लगता है कि अभी, और यही कारण है कि बिहार में माइग्रेशन को बहुत ज्यादा मनरेगा ने रोक नहीं पाया। अच्छा। और इसीलिए जब आप बात करेंगे दो लोगों से, अगर आप प्रतिनिधि से बात करेंगे, जैसे मैंने अपने सर्वे में प्रतिनिधि से, गांव के प्रतिनिधि से बात किया, प्रधान से बात किया, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को मनरेगा उस टाइम में करना होता है जब पलायन कम होता है, जब लोग वापस लौटते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आप 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे हर एक फैमिली को, तो पलायन ही नहीं होगा, आपको सारे लोग मिलेंगे वहां पर। तो आप, प्रॉब्लम ये है कि 20 से 25 दिन का एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उसके लिए कोई भी पलायन नहीं छोड़ेगा, वो हर लोगों के लिए सप्लीमेंट के रूप में काम करेगा, न कि मेन चीज। और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 80 के दशक में कई सर्वे हुए थे इंडिया में जो बताते थे 200 से 250 दिन का काम मिलता था एग्रीकल्चर में पूरे साल में। और अभी जितने सर्वे हुए हैं पिछले 5-7 सालों में, वो क्लियरली दिखाते हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग रेशियो है, लेकिन सारे लगभग सर्वे बताते हैं कि अब पूरे साल में 100 दिन से कम का एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराता है। अच्छा। तो ये जो गैप है 150 दिनों का, ये डेफिनेटली मनरेगा के थ्रू जाना चाहिए था, और माइग्रेट करने को, लेकिन वो हम लोग पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लिए अभी शॉर्ट टर्म में अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई पॉलिसी हो सकती है, वो मनरेगा का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन है अभी, खास करके जो। और मैं एक स्टेप और कहूंगा कि न सिर्फ फैमिली वाइज, बल्कि इंडिविजुअल वाइज इसे बढ़ाने की, हर एक लेबर को 100 डेज अगर दिया जाए, मुझे लगता है कि अभी के समय में वो बेहतर तरीके से समस्या को टेकल कर सकता है। खास करके जो दर्दनाक स्थिति जो बन रही है, जो मजदूरों की बन रही है, मेरे ख्याल से आप मानते हैं कि मनरेगा को अगर अभी कम से कम अभी की सिचुएशन में गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए, तो यह कुछ ना कुछ उनकी तकलीफ को कम करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इससे अच्छी पॉलिसी वेरिएबल हो नहीं सकती है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि बाकी सारी चीजों में टाइम लग सकता है। मनरेगा आप कुछ महीनों के अंदर में ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। एक प्रश्न और यहाँ पर आता है कि जैसे जो एक परिदृश्य दिख रहा है, जो दृश्य दिख रहा है कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो शट डाउन होते जा रहे हैं। एक कुछ बड़े उद्योग और कॉर्पोरेट का, जहाँ तक हम लोग अगर पिछले बजट की बात करें तो टैक्स स्लैब्स में उनको जो है काफी छूट मिली थी। तो ये जो एक स्क्यूड मतलब एक तरीके से फिर से डेवलपमेंट मॉडल को प्रश्न करता है कि जो जहाँ तक उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे ख्याल से वेल्थ एक्युमुलेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो छोटे उद्योग हैं वो सस्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ मजदूर ही नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर के बहुत बड़े तादाद को अपने यहाँ एब्जॉर्ब करने वाले जो छोटे उद्योग हैं, उनके विषय में आप क्या राय रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर आप टैक्स का देखेंगे, एवरेज इफेक्टिव टैक्स, एक्चुअली कितना टैक्स कौन कंपनी दे रही है, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परसेंटेज टैक्स वो कंपनी दे रही है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ तक है। अच्छा। और सबसे कम टैक्स वो कंपनी दे रही है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। अच्छा। तो और जो टॉप ब्रैकेट है, टॉप 1% जो कंपनी है इंडिया की, वो भी उनका इफेक्टिव रेट, मैं कह रहा हूं इफेक्टिव क्योंकि कई सारे जो सब्सिडीज हैं, कई सारे जो एडवांटेजेस हैं वो लेने के बाद इफेक्टिव टैक्स, रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ है, इफेक्टिव टैक्सेशन 20% से नीचे है। मतलब जो अपर मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है उससे भी कम बड़ी इंडस्ट्रीज दे रही है। अच्छा। और सबसे ज्यादा टैक्स का भार मध्यम इंडस्ट्रीज के पास है। तो एक तो वो डिस्क्रिमिनेशन है डेफिनेटली। दूसरी बात यह है कि जो कुटीर उद्योग है, जो 70 और 80 के दशक में अलग से पॉलिसीज बनी थी कुटीर उद्योग को डेवलप करने के लिए, जैसे सिडबी बैंक था, एक अलग से बैंक बनाया गया था जो पूरी तरह से आर्म रेस रिलेशनशिप बनाया गया, और जगह जगह छोटे छोटे जगह पर कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए प्रमोट किया गया था। और आज के समय में आप देखिएगा ये पूरी तरह से डिस्कोर्स से ही अलग है। मुद्रा बैंक है, लेकिन मुद्रा का लिमिट इतना ज्यादा है, मुद्रा
का जो यूटिलाइजेशन है वो भी आप देखिएगा बहुत स्क्यूड है। वो अर्बन एरिया में ज्यादा यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर में ज्यादा यूज हो रहा है। जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल रियलाइजेशन है मुद्रा के लोन का वो बहुत ही कम है। नाबार्ड की क्या बैंक भूमिका का भी रह रोल गई है है? वो भी चेंज हो रहा है। जी जी, नाबार्ड की क्या भूमिका रह गई है अभी अभी की? तो बैंक का भी रोल काफी चेंज हो गया है। जी जी, नाबार्ड की, जी हाँ, तो इनफैक्ट एग्रीकल्चर को लेकर के मैं कहूंगा कि नाबार्ड 1982 में बना था सिर्फ एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड करने के लिए, और बड़ी संख्या में लोन दिया गया एग्रीकल्चर में उस टाइम में। लेकिन अभी का प्रॉब्लम यह है कि अभी भी जो नाबार्ड से लोन जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट लोन ज्यादा हो जा रहे हैं। दो तरह के लोन डिस्पर्स होते हैं एग्रीकल्चर में। एक डायरेक्ट लोन होते हैं, एक जो बच जाते हैं टारगेट से, वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में चले जाते हैं। जी। तो अभी अगर आप देखिएगा तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में ज्यादा लोन जा रहे हैं। और जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो एक डेफिनेशन होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें एग्रीकल्चर आता है, उसके परिभाषा को इतना विस्तृत कर दिया गया है कि कैलॉग्स, महिंद्रा, पेप्सी, ये सब भी उसके अंदर आ गए हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। तो वो लोग भी लोन का एक बड़ा भाग अपने पास उठाते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। और यही रीजन है, अगर आप देखिएगा कि नाबार्ड का भी जो रोल है, अगर आप डायरेक्ट प्रोविजन की बात करेंगे एग्रीकल्चर को, उनका भी वो कम होता जा रहा है रोल एग्जैक्ट प्रोविजन में। और बैंक में और एक चीज मैं कहूंगा, एक छोटा सा डिफरेंस और इम्पोर्टेंट है कि पहले 80 के दशक में शेयर क्रॉपर जो थे उनको भी लोन दिया जाता था। अच्छा। तो जो एग्रीकल्चर का लोन था वो मतलब बटाईदार, शेयर क्रॉपर से, हाँ, बटाईदार को भी लोन मिलता था चीजों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी था, जैसे गाय भैंस पालने के लिए भी लोन होता था, छोटे छोटे चीजों के लिए लोन होता था। तो अभी के समय में क्या है, अभी केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, लेकिन केसीसी पूरी तरह से लैंड ओनर के ऊपर फिक्स है, क्योंकि जिनके पास लैंड का ओनरशिप है सिर्फ वही लोग केसीसी ले सकते हैं। अच्छा। और पिछले 10 सालों में आप देखिएगा कि बटाईदार की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है जी। इस तरह से पूरे के पूरे बटाईदार इस पूरे जो क्रेडिट सिस्टम है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, से बाहर हो गए हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि नाबार्ड और बैंक दोनों का रोल पिछले 10 सालों में जहां जिस लेवल पे होना चाहिए था एग्रीकल्चर में क्रेडिट के प्रोविजन को, उससे कहीं न कहीं उतना सेटिस्फाइड रोल आप मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसको फिर से मेरे ख्याल से इसको रीडिजाइन करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल रीडिजाइन करने की जरूरत है। अब कॉर्पोरेट्स की जो बात आपने काफी जो बीच में एक अहम बात कही कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी इतना ज्यादा फेवरेबल हो गया है, जो टॉप 20% ऑफ लेयर हैं उनको अभी के समय में, खास करके जो अभी जो आपदा के समय में इस सिचुएशन से निपटने के लिए किस तरीके से मेरे ख्याल से उनकी भूमिका को या उन पर किस किस्म की नीतियां लाई जाए, इस विषय में आप कुछ कहेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी की सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है। और सरकार ने एक्ट भी लगाया हुआ है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया हुआ है, जिसके अंदर में ये डिजास्टर के अंदर में आ गया है ये सिचुएशन। और इसमें सरकार के पास कई विशेषाधिकार होते हैं ताकि वो अपने अधिकार को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देश में ऐसे कई कंपनी हैं जो पिछले 10 साल में फेनोमेनल रूप से प्रॉफिट अर्न किए हैं। उनकी इतनी क्षमता है, इतनी प्रॉफिट उनका है, क्यूमुलेटेड कैपिटल इतना ज्यादा है कि वो बहुत आसानी से कम व्यवसाय में भी 2-3 साल तक सस्टेन कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपने जो वर्कर्स हैं उनको। तो मुझे लगता है कि अभी वो एक बहुत जरूरी है कि एक टैक्स का बड़ा एक तो उनको ये निर्देशित किया जाए कि भाई आप लोगों को नहीं हटाएं। दूसरी बात यह है कि टैक्स का रेट, जो इफेक्टिव टैक्स उन लोगों को बहुत कम है, मुझे लगता है कि अभी वो समय है कि वो बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में इफेक्टिव टैक्स इवन डेवलप्ड कंट्री से भी कम है। कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादातर 40% से ऊपर है, भारत में इफेक्टिव 20% हो गया है इफेक्टिव टैक्स। मुझे लगता है कि टैक्स जो बड़े कॉर्पोरेट है, ऑफ कोर्स उसमें आपको सिलेक्शन करना होगा, कि कैटेगराइजेशन करना होगा कि किन किन तरह के इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन मैं कहूंगा जो टॉप ब्रैकेट की इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना अभी के समय की डिमांड है, क्योंकि सरकार को भी पैसे चाहिए। दूसरा, वेल्थ टैक्स। भारत में वेल्थ ज्यादा अनइक्वल है, बहुत ही कम लोगों के पास मैक्सिमम वेल्थ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के पास कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि भारत को एग्रेसिवली वेल्थ टैक्स लगाने की जरूरत है। जैसे इनहेरिटेंस टैक्स, पूरी की पूरी संपत्ति एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना टैक्स दिए चली जाती है, जबकि यूएस जैसे जगह में 30% से ऊपर का टैक्स लग जाता है इनहेरिटेंस में। अच्छा। और भारत में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। तो कई तरह के टैक्सेशन हैं जिसको अभी के समय में, ये बहुत ही उचित समय है जब इस तरह के टैक्सेशन को लगा करके ह्यूज रिसोर्स को मोबिलाइज किया जा सकता है और फिर उसे इस संकट की घड़ी में
संकट से घड़ी से उबरने के काम में लगाया जा सकता है। जी जी। पर प्रश्न यहाँ पर यह है डॉक्टर ठाकुर की जो अभी की जो मेच्योर कैपिटलिस्ट फेज के बाद जो सरकारें बनी हैं, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारे पास, उनका और जो बड़े पूंजीपतियों का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बहुत क्लोज गठबंधन है, वह उनके लिए मेरे ख्याल से फिर मुझे वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करनी पड़ेगी कि जो फ्रांसीसी सरकार सबको तो थर्ड और फोर्थ स्टेट से तो कर्ज लेने की बात कर रही थी आपदा के समय में भी, जो पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन प्रिविलेज्ड क्लास को जो है, एलिट्स को छूना नहीं चाहती थी। एंड द मोमेंट जिस सेकंड उसने ये डिसाइड किया कि अब जो है कर्ज वहां से लिया जाए, सॉरी टैक्स वहां से लिया जाए जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, क्रांति शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि जिस किस्म का गठबंधन और मजबूत ये जो पूरी निर्भरता है हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की अभी कैपिटलिस्ट फेज में, मेच्योर इंटेंस कैपिटलिस्ट फेज में, सरकार संभवतः यह कर नहीं पाएगी। आपका क्या आपकी क्या राय है? बहुत ही सही असेसमेंट आपका है। मुझे लगता है कि जिस लेवल पर पॉलिटिकल विल चाहिए या जो नेक्सस पॉलिटिक्स का कैपिटलिज्म के साथ है आज के समय में जी, मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है और ये सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से प्रेशर की जरूरत है। आज लोगों के जब, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये डेमोक्रेसी है और अभी ये समय है जब लोगों में ये कॉन्शियसनेस बनाया जाए कि भाई इस तरह की जरूरत है। बिल्कुल, जब तक लोगों का पूरे देश के लेवल पर प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है कि ये आइडियोलॉजिकली संभव है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन प्रेशर की जरूरत है। हाँ, पॉलिटिकली भी मेरे ख्याल से वो फीजिबल नहीं है। मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल फिजिबिलिटी फीजिबल नहीं है अनलेस कि अगर जनता की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है सरकार पर, तभी ये संभव है। थोड़ा सा इसमें डाइवर्जन ये है कि सुसाइड्स हो रही हैं 250 से ज्यादा, आपने कहा कि आपने ही 2.5 लाख से ज्यादा, सॉरी, जो किसान के जो है वो आत्महत्याएं हो चुकी हैं। दिन ब दिन जो है हमारे पास आंकड़े आते हैं और वो किसानों की मौत के आंकड़े नहीं होते हैं, वो मौत नहीं होती है। किसी ने बहुत सही कहा था, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है किसी साहित्यकार का, कि अगर साहब का कुत्ता भी खो जाए तो वो ज्यादा एक जरूरी काम हो जाता है, बजाते कि किसी की मौत हो जाए, मजदूर की मौत हो जाए तो वो कोई मुद्दा नहीं होता। तो मसला ये है कि जब इतनी सारी मौतें, किसानों की इतनी सारी आत्महत्याएं, जिस सरकार को या जिस सरकार की नीतियों को परिवर्तित नहीं कर पाई, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर उसके बाद भी जो है आपने डिसेंट बजट में देखा कि टैक्स जो है वो फिर से छूट दी गई है, तो उस कैपिटलिस्ट दौर में क्या यह फर्क पड़ेगा अगर डेमोक्रेटिक वॉइसेस उठती भी हैं मीडिया से, सोशल मीडिया से, तमाम किस्म के ऐसे प्रेशर बनाए जाते हैं, विल दैट प्रेशर बी इफेक्टिव? क्या वो इफेक्टिव होगा? मुझे लगता है कि ये संभव है, क्योंकि अगर कुछ जैसे पुर्तगाल में यूनिफॉर्म इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को प्रेशराइज किया गया और वो लोग इनैक्ट कर रहे हैं इवन क्राइसिस के बाद भी। अच्छा। भारत में भी अगर देखिएगा 2004 में पूरी गांव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और अगर आप मीडिया, आपको याद होगा तो लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थंपिंग मेजोरिटी से वापस आने वाली है, लेकिन पूरे देश में एक अंडर करंट था, एक कहीं न कहीं जनमानस में एक प्रॉब्लम का सैलाब था और जो रिजल्ट आया वो बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि जो लोग उस पर काम कर रहे थे उन लोगों के लिए चौंकाने वाला नहीं था। और उसके बाद इतने सारे एलिगेशंस दूसरे गवर्नमेंट पर लगे, फिर भी लगातार 2 टर्म दूसरी गवर्नमेंट आई। तो मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये संभव है। अच्छा जी। प्रॉब्लम ये है कि उस डिस्कोर्स को, वो जो पूरा संवाद है, उसको किस तरह से पूरे देश के पटल पर लाया जाए, क्योंकि छिटपुट घटनाओं से नहीं होगा या छिटपुट वॉइसेस से नहीं होगा, ये पूरे गोलबंद होने की बात है। और डाइवर्जन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स तरफ डाइवर्स करते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तरफ डाइवर्स करते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो हमारा रियल इश्यूज है वो कौन हो जाता है, वो साइडलाइन हो जाता है। तो आज जरूरत यह है कि हम रियल इश्यूज और जो ये इस तरह के जो फालतू इश्यूज हैं इसके बीच में डिफरेंस कर सकें और गोलबंद हो सकें रियल इश्यूज को लेकर। इसमें मैं सारे तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या गांव के लोग सबका मैं बहुत, या जो इंटेलेक्चुअल क्लास है या जो कार्यकर्ता है, मैं समझता हूं कि सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सिर्फ एक गोलबंद करने की बात है, एक
छत के अंदर लाने की बात है। जी जी। ऐसी कोई योजना आपकी है क्या? आप इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धिजीवियों की एक मैं खास भूमिका होनी चाहिए इस समय में, इस कठिन बिल्कुल आपदा के बिल्कुल समय में। बिल्कुल उस बिल्कुल भूमिका में आप अपने कुछ प्रयास के या फिर कोई ऐसा कुछ आपकी तरफ से हो उसके बिल्कुल विषय में बताएं। बिल्कुल, दो तरह की बात है। एक तो हम लोग जी सारे टीचर लोग जितने भी माइग्रेंट लेबर यहाँ फंसे हुए हैं जी हमारे यूनिवर्सिटी के आसपास, जी उन सबको हमने अडॉप्ट किया है उनके खाने को। पिछले 2 महीने से हम लोग उनके पूरे राशन का प्रबंध कर भोजन रहे जी हैं आपस में। जी वो टेम्पररी है। दूसरी बात, हम जी लोग पीआईएल पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें जी। कि कैटेगराइजेशन हो इंडस्ट्रीज का, और जिस तरह से हम्म ले ऑफ हो रहा है, जिस तरह से हटाए जा रहे हैं नौकरी से, उसके हम्म ऊपर सरकार प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ये हम्म नेशनल डिजास्टर एक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके हम्म अंतर्गत चीजों को एज इट इज रखना है। आप कोई भी हम्म डिसीजन इमीडिएटली नहीं ले सकते हैं इस तरह का, जो हम्म डिजास्टर को और बढ़ा दे या उसके इम्पैक्ट को और बढ़ा दे। तो हम हम्म, लोग उस पीआईएल पे भी काम कर रहे हैं, जी। और जो सरकार के रोल को भी हम लोग उसमें ला रहे हैं कि आखिर सरकार का रोल क्या। अगर कोई इंडस्ट्रीज ऐसी है जो इसकी हालत खराब है, तो सरकार का सपोर्ट होना चाहिए, किस लेवल पर सपोर्ट होना चाहिए, जो लोग नौकरी छोड़ के गए हैं उनको किन तरह का सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब डिजास्टर है तो सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी और जी समाज के हर एक तबके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जी कॉर्पोरेट हो, चाहे सरकार हो, चाहे हम लोग जैसे लोग हों। तो जी। उनका निर्धारण बहुत जरूरी है। हम लोग उस पीआईएल पे भी काम कर रहे हैं, ताकि ये निर्धारित कर सके कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। और खास करके जो मेरे ख्याल से अभी एक सर्वे की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो हाँ, इकोनॉमिक तो इम्पैक्ट है, जो पूरे ही खास करके जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं और जिस क्षेत्र पर इसका सबसे ज्यादा जो एक आप कह सकते हैं दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई भी अफेक्टेड हो रहा है तो वो हमारे अपने हैं, पर जो जिस क्षेत्र से की हम बात खास करके नॉर्थ बिहार की बात कर रहे हैं, मिथिला की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जिस किस्म की जिसको कह सकते हैं डबल मार पड़ रही है, जो एक कोविड सिचुएशंस तो है ही, कोरोना से जो मौतें और उनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, फैसिलिटीज कुछ नहीं है, साथ में कोटा से और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो लेबर हैं, श्रमिक हैं, वो वापस लौट रहे हैं। तो इनके लौटने से जो केसों में कई गुना जो इजाफा हो रहा है, निश्चित तौर पर एक सर्वे की भी आवश्यकता होगी कि आखिरकार इंटरवेंशन किस बिल्कुल किस्म बिल्कुल का और किस स्तर पर जरूरी होगी। इस विषय में आप अगर कुछ पहल कर सकें तो आपसे आग्रह होगा। बिल्कुल और एक प्रश्न जाते जाते आपसे, कि गांधी की जो विलेज सेल्फ सफिशिएंसी की जो ग्राम की जो स्वनिर्भरता की जो एक सपना था, वो हो नहीं पाया, उसको आज के समय में आप कहाँ देख रहे हैं? क्या हुआ ज्यादा बिल्कुल समीचीन लग दोनों रहा ही है? जी जी, दोनों ही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो यह है कि हम लोग ने पूरा एक चेन बनाया है, जी जो लोग जहाँ काम करते हैं, जिस फील्ड से रिलेटेड हैं, जी और हम लोग कंटिन्यूअसली लोगों से टेलीफोनिक या इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं उनको हो रही है, जी और किस तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, और क्या क्या चीज की एक्चुअली जरूरत है। जी जो लगातार न्यूज क्लिक, नेटवर्क आइडिया और कई जगह में पब्लिश हो रही है, उसके हिंदी जी। वर्जन आ रहे हैं ठीक है। और फैल रहा है लगातार। अभी जी सेकंड राउंड भी मेरा ड्यू है। जी एक तो लगातार छोटे छोटे सर्वे हैं हर एक 15 दिन पर, कि जी सिचुएशंस बढ़ रही हैं, घट रही है, क्या क्या क्राइसिस हो रही है, किस किस चीज की जरूरत है, वो जी। लगातार, और लगभग देश के सारे स्टेट्स में हम लोग का नेटवर्क चैनल चल रहा है। हम्म। दूसरा, एक बहुत बड़ा सर्वे जो है हम लोगों ने प्लान किया है कई लोगों के साथ मिलकर के, आखिर जी। इसके बाद, कोविड के बाद बड़ी आर्थिक संकट आने वाली है, जी क्योंकि सरकार की रिसोर्सेस कोविड के मैनेजमेंट में ही लग जाएगी, और उसके जी। बाद जब आर्थिक संकट आएगा तो शायद सरकार के पास इतनी रिसोर्सेस नहीं रह जाएगी कि वो उस आर्थिक संकट को टैकल कर पाए। तो मेरा हम लोग के कई लोगों का एक प्लान है कि एक एक्सटेंसिव सर्वे किया जाए, आखिर किस क्षेत्र को कितनी जरूरत है जी। और क्राइसिस का एक्सटेंड क्या है। तो उसको लेकर के हम लोग बिल्कुल प्लान किए, लेकिन अभी तो हम लोग मूव नहीं कर पाते, बट जी जी। जैसे ही ये चीजें नॉर्मल होगी तो एक बड़े सर्वे का और प्लान है। ताकि दूसरा, जहां तक गांधी की बात आपने कहा, जी जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अभी लगातार ही कह रहा हूं ये, कि ये जो मेट्रोपॉलिटन वर्सेस अदर्स डेवलपमेंट मॉडल है, ये कहीं भी सस्टेनेबल नहीं है। ये मैं कहूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में कभी कहीं भी इस तरह का मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के 300 सालों के बाद भी आज पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, वेज रेट का डिस्क्रिमिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, जो रिसोर्सेस हैं वो 10% लोगों के पास है। अगर 300 सालों में ये जो फैक्ट्री बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल 70% लोगों का बहुत भला नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि आगे भी कर पाएगा। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि गांधी का जो मॉडल है सेल्फ रिलायंस का, विलेज के सेल्फ रिलायंस का, या छोटे छोटे लेवल पर, बहुत ही सार्थक है, बहुत ही सार्थक है। और जो कंजम्पशन को लेकर के है, जो ये जो हमारा जो नीड है, जो
पूरी तरह से हम ऐसी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं और उसमें लेबर का भी रिक्वायरमेंट कम होता है। हम तो बेसिकली मुझे लगता है कि न सिर्फ उनका सेल्फ रिलायंस बल्कि जो उनका कंजम्पशन पैटर्न वाला जो चीज था, नीड चाहिए, जो नीड को कंट्रोल करने की बात थी, दोनों चीजों का अभी मुझे लगता है सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। इवन पिछले 70 सालों में शायद गांधी की थ्योरी आज सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। गांधी इतने रेलिवेंट कभी नहीं हुए थे, कभी नहीं थे जितने आज के समय में हो गए हैं, खास करके अभी दिख रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न आपसे कि गांधी रेलेवेंट हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन कहाँ स्टैंड कर रहा है? जो वैश्विक पूरी जो संरचना थी जिसमें आप अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत फॉर्मली जो है बहुत मजबूती से जो हम मूव कर रहे थे और लग रहा था कि कैपिटल मूवमेंट का यही एक सपना है जो सच होगा, यही एक जिसको कह सकते हैं आपकी एक अचीव कर लिया है आपने, वो जो पूरा बस्ट किया है क्या? ग्लोबलाइजेशन का मिथ जो है मेरे ख्याल से वो एक मिथ के तौर पे बस्ट किया है। बिल्कुल बस्ट किया है और मुझे लगता है कि ये कोई इंडिया का ही केस नहीं है। 1980 से थैचर और रीगन के टाइम से पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की एक वेव चली थी और अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो हर 5 साल पर पूरी दुनिया में एक बड़ी बड़ी क्राइसिस हुई है। 80 में लैटिन अमेरिका में क्राइसिस हुई, फिर साउथ ईस्ट एशिया में क्राइसिस हुई, फिर ईस्ट एशियन क्राइसिस हुई, .com क्राइसिस हुई, हाउस होल्ड रियल एस्टेट क्राइसिस थी। मुझे लगता है कि पिछले अगर आप 25 सालों के इतिहास को लिखेंगे तो ये कैपिटलिज्म के ग्रोथ से ज्यादा एक क्राइसिस का इतिहास होगा। तो और दूसरी बात ये देखेंगे कि अगर भारत में भी आप ग्लोबलाइजेशन को देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन ऑलमोस्ट डिलिंक्ड हो गया है। जो ग्रोथ का जो इंक्लूसिवनेस है, जो समावेशी नेचर है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पूरी दुनिया में ग्रोथ के बावजूद आज एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है। आज जो 70% नीचे के लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत सुधर नहीं रही है। तो पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्रोथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, ग्रोथ एक रास्ता है जिसके थ्रू हम लोगों के आम आदमी के जीवन स्तर को उठाने की बात करते हैं। यदि ग्रोथ अपने आप में ही टारगेट बन जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जो आजकल हो गया है। मुझे लगता है कि अगर ग्रोथ हो भी रहा है, जो अगर ग्रोथ हो भी रहा है, चाहे किसी कंट्री को ले लीजिए, उसका जो वो नीचे बॉटम में उसका रिफ्लेक्शंस बहुत कम है। और भारत में भी सभी आंकड़े ये कहते हैं पूरी तरह से कि और मैं बता दूं कि ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं है। मतलब अगर कोई कहे कि भाई ग्रोथ ही लगातार होता रहे तो ठीक है, वो भी नहीं है, क्योंकि हर एक 5 साल के ग्रोथ के बाद एक ऐसी क्राइसिस आती है जो पूरे सिस्टम को झकझोर दे रही है। तो अगर आप पिछले 20 सालों को समराइज करेंगे तो शायद कोई ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ी जो है आपने स्थापनाओं की तरफ आज इंगित किया है। पहला कि गांधी बहुत सार्थक हो गए हैं, दूसरा कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो मिथक है, जो वैश्वीकरण का जो एक मिथक के तौर पर बहुत लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, पर मेरे ख्याल से इस दौर में जो अभी जो ये एक लग रहा है कि चारों तरफ एक डार्क टाइम से पूरा अंधेरा दिख रहा है, इस अंधेरे में एक रोशनी जो है वह स्थानीय निकायों के लिए उभर करके आई है कि स्थानीय निकाय अगर मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर ग्रोथ का जो मॉडल है वह ज्यादा से ज्यादा इगैलिटेरियन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच पाएगा। और जो कॉर्पोरेट टैक्स की आपने बात की और जिस तरीके से PIL और सर्वे को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, यह PIL बेहद आवश्यक है। मालूम नहीं कि यह किस तरीके से यह क्या रूप लेगा या कहाँ तक पहुंचेगा। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप कुछ जाते जाते कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे अभी की परिस्थिति के विषय में? मैं देखिए, मुझे लगता है कि अभी सबसे जरूरत है लोगों को ये समझना और लोगों की तरफ से डिमांड आना, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और ये चीजें बदल सकती है अगर लोग चाहें। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हालांकि मैं नहीं समझता कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस संदर्भ में। कोऑपरेटिव्स को कहाँ देख पा रहे हैं? विलेज कोऑपरेटिव्स को आप कहाँ देख पा रहे हैं? विलेज कोऑपरेटिव क्या भूमिका है? नहीं, मुझे लगता है कि जैसा मैंने अभी देखा है वो गवर्नमेंट का विंग है। तो वो जो बेसिकली जो कोऑपरेटिव में जितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लोकल लोगों की, उसमें उतना नहीं होकर के बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू चैनलाइज हो रही है चीजें। तो उसके डिसेंट्रलाइजेशन होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी भी जो हमारा जो जितने तरह का स्ट्रक्चर है जो हम लोग कहते हैं एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड हुआ है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है। अभी भी उसके डिक्टेट्स, उसके रूल्स, वो सारी चीजें जो है बाहर से आ रही है। पंचायत आपने बना दिया है, उसके पास कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, पैसे आ रहे हैं, तो बेसिकली उसकी ऑटोनॉमी भी बहुत लिमिटेड है। मुझे लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में बहुत ही लिमिटेड रहा है। इसीलिए जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, विलेज लेवल
जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीजें अभी बहुत वीक है, उसे जी बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी और डेवलप करने की जरूरत है। जी सो जी डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, मुझे लगता है जी 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 आज के समय में। और जी कॉमन प्लेटफॉर्म, एक सबको जरूरत है कि एक एक डिस्कोर्स तैयार किया जाए, एक लोगों के बीच में जाया जाए और उनकी समस्या और निदान के बारे में बात की जाए। एक जी संवाद जो जी है, जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं और जो बिल्कुल नीचे में है, उनके बीच संवाद को पहुंचाया जाए। मुझे लगता है जी आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी वही चीजें। जी 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 गांधी का यह सपना भी था, एक ग्राम संवाद करके उनकी पूरी जो एक तरीके से डायलॉग का जो प्रोसेस है पूरा, हिंदू स्वराज उसकी बहुत बड़ी जो है मेरे ख्याल से कि एक उदाहरण है कि किस तरीके से हम संवाद के माध्यम से ही कहीं पहुंच सकते हैं। उसी संवाद की जरूरत है, उसी डायलॉग की जरूरत है, उस दृष्टि की जरूरत है जो यह समझ सके कि रेलवे ट्रैक पर आज कुछ दिखी हुई रोटियां सिर्फ रोटियां नहीं है, वो कुछ लोगों की जानें हैं। और इस सब के साथ जो है हम आपका डॉक्टर ठाकुर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग फिर बातें करेंगे, अभी के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। प्रणाम, नमस्कार।